अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, आवाज़ आ रही है? यस सर। जी जी वालेकुम। चले ठीक है। चले जी, हम पढ़ना शुरू करें फिर। जी सर। एक मिनट नहीं पूरे नहीं हुए। नोट्स खोलन दिया सर एक मिनट रुक, जो बस तो सामने जी आ रहे हैं। अच्छा जी, अब आप लोग सारे अपने अपने माइक को बंद कर लें, या मैं इधर से कर देता हूँ, ये लें। ठीक हो गया? तो अब आप लोगों का माइक ओपन ना हो किसी का भी। मेरी आवाज़ आ रही? जी सर आ रही है। चले, अब मैं स्क्रीन शो करवाता हूँ, उसके बाद हम फर्दर इसको स्टडी करने की तरफ चलते हैं। तो ठीक है। हाँ जी, स्क्रीन शो हो रही है सबको? जी सर। आज हमने पढ़ना था जी सब्जेक्टिव फैक्टर्स ऑफ अटेंशन। इससे पिछली पिक को होंगे। चले जी, अब आगे हमारे पास है इनर डिटर्मिनेंट्स एंड सब्जेक्टिव कंडीशन। द सब्जेक्टिव कंडीशन ऑफ अटेंशन रिलेट टू द फैक्टर विद इन द ऑब्जर्वर, यानी कि जो जिस बंदे ने तवज्जो देनी है उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं, उसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं कि वो किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना पसंद करता है, किन चीज़ों को ऑब्जर्व करना पसंद नहीं करता। ये सब्जेक्टिव कंडीशन जो अटेंशन की होती है ना, इसको रिलेट किया जाता है फैक्टर्स के साथ, कि उस बंदे के अंदर कौन से फैक्टर्स हैं जो उसे उस खास चीज़ को देखने पे फोर्स करते हैं या मजबूर करते हैं। Some of the important inner conditions that determine the object and situation one's pay attention to are briefly described on the next page. उन्होंने कहा कुछ अहम अंदरूनी कंडीशंस होती हैं या
ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे हम ये जान सकें कि हम किस चीज़ पे तवज्जो देंगे या किस सूरत हाल पे तवज्जो देंगे, इसको हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज आ गया हमारा, उसमें सबसे पहली आ जाती है सेट एंड एक्सपेक्टेशन। वी आर ऑफन अट्रैक्टेड बाय स्टिमुलाई which we are set to receive। अब हमने जिसके बारे में सोचा होता है ना कि हमने ये वाली चीज़ देखनी है, तो अक्सर हम वही वाली चीज़ को देखते हैं जिनके बारे में हमने जहन बनाया हुआ होता है। इसमें आप ये कह सकते हो कि जी अगर आप बाज़ार से कोई चीज़ लेने जाते हो तो आप अपने मतलब की टी शर्ट लेने चले गए हैं, तो आप पैंट कोट या दूसरी शर्ट्स वगैरह की तरफ नहीं देखेंगे। आप जिधर भी आपको टी शर्ट नज़र आएगी आप उस शॉप में दाखिल होंगे और उससे रिलेटेड बातचीत करना शुरू कर देंगे। इसी तरह आपकी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें आती हैं कि आप एक वक्त में बहुत से स्टिमुलस मौजूद होते हैं, लेकिन जिन चीज़ों का आपने सोचा ना कि सिर्फ आपने इन चीज़ों को परसीव करना है, आप सिर्फ उसी चीज़ को परसीव करते हो। आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, आपका कोई दोस्त जो है वो आपको पूरा दिन मिला नहीं है, तो आप पूरी यूनिवर्सिटी में ना सिर्फ अपने दोस्त को देखने के लिए इधर उधर घूमते हो। आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, आपने सेट की हुई है कि वो आज मुझे इधर मिल जाएगा, लेकिन इर्द गिर्द बाकी जानने वाले जितने हों उनकी तरफ आप तवज्जो नहीं देंगे, सिर्फ आपकी आइज जो है उसी को ढूंढने में लग जाएंगे। यहाँ इधर एक एग्जांपल दी गई है, when you are driving a car you are significantly more alert to traffic signals than other person sitting in the same car। मिसाल के तौर पे आप और आपका कोई फ्रेंड या आपका भाई या आपकी फैमिली का कोई भी मेंबर वो कार में बैठा है, कार चला रहे हैं आप लोग, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस किस चीज़ की तरफ होगी? ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन इस चीज़ की तरफ होगी कि आप जितने भी ट्रैफिक सिग्नल हैं उनके बारे में हाज़िर होकर बैठेंगे। अगर ट्रैफिक सिग्नल आएगा तो आपने रुकना है, ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन होगा तो आपने चलना है, येलो होगा तो आपने एहतियात करनी है। ये सारी चीज़ें आपके ज़हन में हो रही होंगी, ना कि जो दूसरी सीट पे बैठा हुआ है ना वो इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोच रहा होगा, क्योंकि वो ड्राइव नहीं कर रहा। जो बंदा ड्राइव कर रहा होता है उसकी तवज्जो इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पर्सन, क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन लगाई होती है। इर्द गिर्द उसके जो कुछ मर्जी गुजरे उस पे वो तवज्जो नहीं देता, वो सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में सोच रहा होता है, इसलिए उसकी सारी तवज्जो ट्रैफिक सिग्नल्स की तरफ ही मरकूज होती है। इसमें उसने कहा है कि जी रिसर्चर have experimentally demonstrated the effect of set and expectations of performance। उन्होंने कहा है कि परफॉर्मेंस के ऊपर इसका अफेक्ट आता है, रिसर्च से ये वाली बात साबित हो चुकी है कि एक्सपेक्टेशंस का और जो हम एक्सपेक्टेशंस लगा देते हैं उसका अफेक्ट हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर आता है। ये सारी चीज़ें, और उसके बाद हम फर्दर जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ आएंगे। वो पॉइंट क्या है हमारे पास? इंटरेस्ट। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा आप उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाएंगे। पीपल वेरी ग्रेटली इन देयर रिस्पॉन्स टू द सेम स्टिमुलस एज देयर इंटरेस्ट प्रीडिस्पोज देम टूवर्ड्स पर्टिकुलर रिस्पॉन्स। अब वो कह रहा है हर जो बंदा है ना, एक ही ऑब्जेक्ट अगर हमारे पास है, सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास टीवी है, अगर हमारे घर के 5 से 7 लोग हैं, हर एक का रिस्पॉन्स उस चैनल पे मुख्तलिफ होगा। कुछ के वो इंटरेस्ट का होगा, कुछ के वो बिल्कुल इंटरेस्ट का नहीं होगा, क्योंकि इनके रिस्पॉन्स जो के वेरी कर रहे होते हैं वो किस तरह वेरी कर रहे होते हैं, प्री डिस्पोज होते हैं, पहले से उनके जहन के अंदर एक चीज़ फिक्स हो गई है या उनकी शख्सियत का एक चीज़ हिस्सा बन चुकी होती है कि वो इस चीज़ को लाइक करते हैं या नहीं करते। इन सारी चीज़ों की तरफ
अब मिसाल के तौर पे फॉर इंस्टेंस डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली में शो वेरिंग इंटरेस्ट इन सर्टेन टीवी प्रोग्राम। रात को अगर आप बैठ जाए पूरी फैमिली, एक प्रोग्राम लगा हो, तो हर एक का रिस्पॉन्स जो होगा ना पूरी फैमिली का मुख्तलिफ होगा। ऑल ऑफ देयर ओन फेवरेट टीवी चैनल। अब इसमें क्या है, मेंस वुमेन, मर्द हो, औरतें हो, जवान हो, बच्चे हो, हर एक का अपना फेवरेट टीवी चैनल होगा। एंड दे अटेंड टू द प्रोग्राम दे लाइक मोस्ट, और वो उस प्रोग्राम को देखना ज़्यादा पसंद करेंगे जिन्हें वो पसंद करते हैं। दिस फैक्ट इज ऑफ द ग्रेट इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। ये जो हकीकत है ना, ये बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है एजुकेशन फील्ड के अंदर। If the teacher make effort to excite and maintain student interest in the classroom and learning activity, अगर तो आपका टीचर जो है ना वो कोशिश करे कि वो आप में जोश और जज्बा पैदा किए रखे और स्टूडेंट की दिलचस्पी को क्लास के अंदर मेंटेन रखे, बनाई रखे, एंड या लर्निंग एक्टिविटी में बनाई रखे, she will have to make the learning process interesting enough to hold the attention of the student। वो अपने उस लर्निंग प्रोसेस के अमल को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ज़्यादा तवज्जो देंगे, यानी कि मज़ीद वो एग्जांपल्स कोड करते रहेंगे, तरह तरह की मिसालें देंगे जो आपके इंटरेस्ट की हो। जैसे जब भी आपसे यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बात की जाती है, आप बहुत अटेंटिवली सुनते हैं। इस तरह बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके इंटरेस्ट की होंगी और आप उस पर ज़्यादा तवज्जो देंगे। तो इसमें आ जाता है हमारे पास अभी तक जितना पढ़ा है, अगर इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ सकता है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो एक मरतबा बल्कि आप सब लोग है ना इसकी रीडिंग ले लें, ताकि उसके बाद हम फर्दर आगे स्टडी की तरफ जाए। जितना अभी तक पढ़ा है इसकी रीडिंग लें और फिर हम आगे जाते हैं। जब आप लोग रीडिंग ले लें तो मुझे बता दीजिएगा, फिर हम फर्दर आगे पढ़ेंगे। इसमें अभी तक है ना हमने सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ी है कि उस इंसान के अंदर कौन सी एक्सपेक्टेशन है, कौन सा उसका इंटरेस्ट है। दो फैक्टर होते हैं जो कि उस बंदे को मजबूर करते हैं कि वो किसी खास चीज़ या किसी जगह की तरफ तवज्जो दे। पहला जो हमने वो एक्सपेक्टेशन पढ़ लिया, जिसमें हमने एग्जांपल ली कि अगर आप कार ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन यही होगी कि जब भी ट्रैफिक सिग्नल आए तो आपने उसका ख्याल करना है। तो इर्द गिर्द जितने मर्जी स्टिमुलस आए, जितने मर्जी लोग गुजरे, आप उनकी तरफ तवज्जो नहीं देते, सिर्फ आपकी जो अटेंशन होती है वो सिग्नल्स की तरफ मरकूज होती है। जो आपके साथ वाली चेयर पे बंदा बैठा है तो उसका उस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं होता, उसकी तवज्जो उन ट्रैफिक सिग्नल्स की तरफ नहीं होती। सेकंड, हमने इंटरेस्ट की बात पर की थी कि इंटरेस्ट जिस चीज़ में हो हमारी तवज्जो उस चीज़ की तरफ ज़्यादा जाती है, और हर बंदे का इंटरेस्ट एक ही ऑब्जेक्ट पे मुख्तलिफ हो सकता है। जैसे आपके फैमिली मेम्बर है, वो एक मुख्तलिफ टीवी चैनल वगैरह शो देखते होंगे,
हर एक की अटेंशन जो है ना वो मुख्तलिफ होती है, और कुछ लोगों को कोई प्रोग्राम पसंद होता है, रात को अक्सर लड़ाई चल रही होती है, और कुछ को कुछ होता है। औरतें हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, जवान हो, हर एक अपने पसंदीदा चैनल को देखने की कोशिश करता है। और रिसर्च से ये बात साबित हुई है कि अगर हम दिलचस्पी, एक जो टीचर होता है वो कोशिश करता है कि वो जोश वर्बरा और स्टूडेंट के इंटरेस्ट को क्लास के अंदर मेंटेन रखे ताकि वो अच्छे तरीके से सीख सके। अगर तो लर्निंग के प्रोसेस को इस मकसद के लिए वो लर्निंग के प्रोसेस को मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाता है। बहुत सी एग्जांपल्स ऐसी कोड करता है जिससे का रिजल्ट ये निकलता है कि उसके जो स्टूडेंट होते हैं वो ज़्यादा तवज्जो से एक चीज़ को सुनते हैं। उसके बाद आ जाता है स्पैन ऑफ अटेंशन। One of the earliest experiments in psychology was performed to determine the span of attention. अब वो शुरू में है ना, जब स्टार्ट हुआ एक्सपेरिमेंट होना शुरू हुए साइकोलॉजी में, तो इस चीज़ पे एक्सपेरिमेंट हुए कि अटेंशन का स्पैन कितना है। ये जानने की तरफ सबने जोर दिया कि आखिर इसका स्पैन कितना है। तो इस चीज़ के लिए is the number of object one can attend to at the same time। एक ही वक्त में हम कितनी चीज़ों को पर तवज्जो दे सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर हमारी तवज्जो हुई। उसके बाद आ गया हमारे पास के जी सर विलियम हैमिल्टन in his famous lecture on metaphysics used to tell his student that if they threw a handful of marble on the floor। अब विलियम हैमिल्टन बहुत मशहूर लेक्चरदान था मेटाफिजिक्स को, उसने मशहूर लेक्चर दिया। उसने क्या किया, उसने इस्तेमाल किया कि जी अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट के हाथ में कोई मार्बल का टुकड़ा है और वो उस मार्बल के टुकड़े को गिरा देता है फर्श पे, दे वुड नॉट बी एबल टू व्यू मोर देन 6 or 7 मार्बल। अब डेफिनेटली उस मार्बल के टुकड़े के मजीद फर्दर वो डिवाइड हो गया कई टुकड़ों में, तो वो एक ही वक्त में 6 से 7 मार्बल के टुकड़ों पर तवज्जो दे सकेगा। ऑन द अदर हैंड द मार्बल grouped into 3 or 5 would be viewed। अगर तो वो मार्बल के टुकड़े ग्रुप की सूरत में पड़े हुए हैं तो वो 2, 3 या 5 तक को देख सकता है एज 6 और 7 ग्रुप, यानी कि वही 7 तक आ गई बात। एज द माइंड टेंड टू परसीव दीज ग्रुप एज अ यूनिट। जो हमारा दिमाग होता है ना, वो इन मार्बल के अगर 2 पीस एक ही जगह पे पड़े तो वो उनको एज अ यूनिट परसीव करेगा, ग्रुप की सूरत में परसीव करेगा। वो कंसीडर एक ही होगा, यानी कि एक वक्त में 6 से 7 ऑब्जेक्ट पे वो तवज्जो दे रहा है क्योंकि वो साथ साथ है, इसलिए वो उसका एक यूनिट बना के उसको परसीव करेगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्ट इन मेजरिंग द स्पैन ऑफ अटेंशन was to determine the number of marble और द अदर यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट। अब जो बुनियादी मकसद क्या था साइकोलॉजिस्टों का, साइकोलॉजिस्टों की दिलचस्पी इस चीज़ को नापने में थी कि स्पैन ऑफ अटेंशन कितना है। इस चीज़ को नापने के लिए नंबर ऑफ मार्बल्स लिए गए या दूसरे यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट लिए गए जिनको हम यूज़ करके इस चीज़ के बारे में जान सके कि जी कितने टोटली तौर पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स या मार्बल हैं। उसके बाद आ गया हमारे पास जी that can be grasped in one glance and reported correctly, जिसको हम एक ही नज़र में देख सकें और उसके बारे में हम सही तौर पे बयान कर सकें। फॉर अ रिलायबल एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक्सपेरिमेंट जो काबिल एतमाद हो उसको कहा जाता है रिलायबल। एक रिलायबल एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई, अ बेटर कंट्रोल ऑफ द स्टिमुलस वेरिएबल वाज नीडेड। अगर आप स्टिमुलस पर कंट्रोल अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी।
टू मीट दिस रिक्वायरमेंट, इस रिक्वायरमेंट से मिलने के लिए स्टेथोस्कोप इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट, तो इसको हमने एक्सपेरिमेंट में इस्तेमाल किया। अब आ गया हमारे पास अटेंशन। ओहो, जस्ट अ मिनट। उसके बाद आ गया हमारे पास उसने क्या किया, डिजाइन किया टू मेजर द स्पैन ऑफ अटेंशन, यूजुअली ब्लैक डॉट scattered over a white card are exposed for 100 मिलीसेकंड। अगर जो ब्लैक डॉट थे एक वाइट कार्ड के ऊपर वो देखे जा सकते हैं 100 मिली सेकेंड के अंदर। द एवरेज स्पैन ऑफ अटेंशन ऑफ अडल्ट इज अबाउट 8 ऑब्जेक्ट। अगर हम कहें कि जी इसका स्पैन ऑफ एवरेज स्पैन ऑफ अटेंशन कितनी है, तो वो होगी 8 ऑब्जेक्ट। फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन। द स्पैन ऑफ अटेंशन, पहले आप जितना ये मैंने पीछे पढ़ा है उसके बारे में रीडिंग ले लें, उसमें अगर किसी चीज़ में कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ लें। ये जो लोग अब आ रहे हैं इन्हें अब टाइम मिला है, मेरा ख्याल मेरी बातें आप लोगों को समझ नहीं आई थी। मैंने एक बात कही थी कि जो टाइम 10 मिनट तक आपके पास टाइम है उसके बाद कोई भी कोशिश ना करे आने की। आप लोग दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हो, पहले आपके पास क्या टाइम नहीं होता। ये मैं लास्ट टाइम आप सबको वार्निंग दे रहा हूँ कि आज के बाद अगर कोई भी बंदा 10 मिनट के बाद क्लास में दाखिल होने की उसने कोशिश की तो उसको दाखिल नहीं किया जाएगा। जिसने आना है टाइम पे क्लास को ज्वाइन करे, अदरवाइज आने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों की वजह से बार बार डिस्टरबेंस होती है, उधर लेक्चर हो रहा था, उधर आप लोग आके जी हमें इजाज़त दे दें क्लास में आने की। पढ़ लिया है तो मुझे बताएं, फिर आगे फर्दर पढ़ें हम। सर स्पैन का मीन क्या होता है एग्जैक्ट? स्पैन का मतलब ये होता है ना कि कितनी लंबे अरसे तक या कितना हम एक चीज़ पे कितनी देर के लिए एक चीज़ को परसीव कर सकते हैं। ठीक है, टेंशन ऑफ स्पैन के आपकी तवज्जो जो है कितनी देर तक एक चीज़ पे मरकूज रहेगी, कितना उसका ड्यूरेशन है, और कितने ऑब्जेक्ट हम एक ही वक्त में परसीव कर सकते हैं। और इसके अलावा बेसिकली इस वाले टॉपिक के अंदर है ना, आपको दो चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी। एक ये कि कितने ऑब्जेक्ट आप एट अ टाइम परसीव कर सकते हैं, दूसरा ये उनका ड्यूरेशन कितना हो सकता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाले टॉपिक की तरफ फिर आते हैं। अगर आप लोगों को यस सर।
इसमें आ जाता है हमारे पास। अब फिर 2 लोग आ गए यार, क्या आप लोग। चले जी, नेक्स्ट है हमारे पास। अगर आवाज कम आ रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि माइक को हाथ में पकड़ के ना आप लोगों को। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर डिटरमाइनिंग द साइज ऑफ स्पैन ऑफ अटेंशन। द स्पैन ऑफ अटेंशन वाज ओरिजिनली सपोज टू बी फिक्स्ड क्वांटिटी। अब ये क्या है, फिक्स्ड क्वांटिटी, ये कि हम 7 या 8 चीज़ें देख सकते हैं। स्पैन ऑफ अटेंशन वाज ओरिजिनली सपोज्ड, ये समझा जाता है कि ये फिक्स्ड क्वांटिटी है। द एक्सपेरिमेंट शोड इट टू वेरी फ्रॉम मोमेंट टू मोमेंट, लेकिन तजर्बों से ये बात साबित हुई है कि ये लम्हा ब लम्हा चेंज होता रहता है हमारा स्पैन जो है अटेंशन का। ये जिसका माइक ओपन है ये बंद कर लें। स्टडी, ये किसका माइक ओपन है? माइक को प्लीज म्यूट पे लगा लें। अब जिसका हुआ ना माइक अनम्यूट, उसको मैंने खुद ही बाहर निकाल देना है। अब देखें जो है ना वो निकलने लगा है। ये उम्मे कलसूम, ये अब ग्रुप से जाने लगी है बाहर। उसके बाद है जी हमारे पास ये मनान। एक आते लेट है, सर बच्चों को ऊपर से आके शोर मचाना शुरू कर देते हैं। से इन्हें पता नहीं चलता कहाँ से माइक ऑफ करना है कहाँ से नहीं। पहले ये पता चला लें, उसके बाद ग्रुप ज्वाइन करें। ठीक है सर, बताता हूँ मैं अभी। उसके बाद आप लोग आ जाएं जी। नेक्स्ट हम थे स्पैन ऑफ अटेंशन वाज ओरिजिनली सपोज टू बी अ फिक्स्ड क्वांटिटी, यानी कि आमतौर पे ये समझा जाता है कि ये एक मुकर्ररा मकदार होती है। देन बहुत से एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हुई कि नहीं, ये मोमेंट टू मोमेंट लम्हा व लम्हा चेंज होता रहता है स्पैन ऑफ अटेंशन। स्टडी से बात ये साबित हुई डेट अटेंशन स्पैन इंक्रीज विद प्रैक्टिस। अगर हम लगातार कोशिशें करते रहें या प्रैक्टिस करते रहें तो हम अपने अटेंशन स्पैन को बढ़ा सकते हैं। एंड द ऑब्जर्वर एबिलिटी टू इम्पोज ग्रुपिंग, और जो ऑब्जर्वर की सलाहियत होती है कि वो चीज़ों को ग्रुप की सूरत में बनाना शुरू कर दे। अगर वो ग्रुप की सूरत में उन्हें बनाना शुरू कर देगा ना तो वो ज़्यादा चीज़ों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देगा। अपॉन कलेक्शन ऑफ डॉट्स और अदर स्टिमुलाई, मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि अगर आप ग्रुप की सूरत में ले लेंगे ना चीज़ों को तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको परसीव भी कर लेते हो और उतना ही आपका स्पैन जो है वो बढ़ जाता है। उसके बाद आ जाता है सिमिलरली इफ द स्टिमुलाई आर मीनिंगफुल स्पैन ऑफ अटेंशन। इसी तरह अगर कोई स्टिमुलस इसी तरह अगर कोई स्टिमुलस जो है वो मीनिंगफुल है, यानी कि जिसका कोई ना कोई मतलब होगा, तो आप उसमें उसका स्पैन जो होगा वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर स्टिमुलस। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कि जी देन व्हेन मीनिंग लेस मटेरियल लाइक नॉनसेंस सिलेबस, जैसे मैंने आपको
बताता हूँ कि जी अगर सपोज हमारे पास पाकिस्तान है, अगर हम इसके स्पेल को उल्टा कर दें तो ये इसको इसके स्पेल्स को याद करना हमारे लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर हम इसको मीनिंगफुल बना के करेंगे तो वो आसानी से होगा। इसी तरह कोई और वर्ड इंग्लिश का ले लें, अगर आप उसको उल्टा करेंगे यानी कि उसकी तरतीब को चेंज करेंगे तो वो मीनिंगलेस हो, नॉन सेंस हो जाएगा, तो उसको आप अच्छे तरीके से याद या उस पर तवज्जो नहीं दे सकेंगे एज कम्पेयर टू मीनिंगफुल। उसके बाद आ गया जी, if a line of letter is exposed, only a few letter can be clearly recalled by the observer। अगर कुछ लेटर हैं तो उसको आप क्लियरली एक जो ऑब्जर्वर है उसको रिकॉर्ड कर सकता है। ऑन द अदर हैंड इफ द लेटर आर ग्रुप्ड टू मेक अप अ फेमिलियर मीनिंगफुल वर्ड, 2 or 3 वर्ड्स कैन बी रिकॉर्ड। इसी तरह अगर मीनिंगफुल होगा और ग्रुप की सूरत में होगा तो उसको भी रिकॉल अच्छे तरीके से किया जाएगा। बट इफ द वर्ड आर सो अरेंज दैट दे मेक अप अ फ्रेज और सेंटेंस एज मैनी एज 20 लेटर्स कैन बी रीड एट अ ग्लांस। अब इसी तरह उसने कहा है कि जी लेकिन अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसको हम अरेंज करते हैं और डेट दे मेक अप अ फ्रेज और सेंटेंस, जो जुमला बना देता है या कुछ और बना देता है, एज मैनी 20 लेटर्स कैन बी रीड एट अ ग्लांस, तो हम 20 लेटर्स को जो है वो एक ही वक्त में देख सकते हैं, उन पे तवज्जो देख सकते हैं। डिविजन्स ऑफ अटेंशन। इन डिवाइडेड अटेंशन, अगर हम तवज्जो को तकसीम करें, पीपल ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूटिंग देयर अटेंशन बिटवीन 2 or more कंपेटिंग टास्क, तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो दो अहम जो भी टास्क होते हैं उनमें अपनी तवज्जो को दो या दो से ज़्यादा अहम टास्क में अपनी तवज्जो को डिवाइड कर देते हैं। वन एग्जांपल ऑफ डिवाइडिंग अटेंशन इज ट्राइंग टू लिसन टू योर प्रोफेसर। एक वक्त में आप अपने प्रोफेसर को सुन रहे हैं, एंड टू योर फ्रेंड, और उसी लम्हे आप साथ साथ अपने दोस्त को भी सुन रहे हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इसमें क्लासरूम में अगर आप बैठे हुए हैं, एक वक्त में आपका टीचर आपसे मुखातब है तो आप अपने टीचर को भी सुन रहे हैं, दूसरे ही लम्हे आप अपने फ्रेंड की बात भी सुन रहे हैं। एंड अदर एग्जांपल डीलिंग विद इवन मोर कंपेटिंग टास्क, अगर आप यानी कि मिसाल के तौर पे बहुत जो है मुकाबले के टास्क हो रहे हैं उनको डील कर रहे हो, कुड बी नोटिसिंग योर फेवरेट टीवी सीरियल, और साथ साथ आप अपना ड्रामा भी देख रहे हो, कोई ड्रामा ऑन एयर हो रहा है, वाई ट्राइंग टू मैथमेटिकल कैलकुलेशन, और साथ साथ आप कोशिश कर रहे हो कि आप हिसाब किताब के सवालात को भी हल कर रहे हो फॉर योर असाइनमेंट, अपनी असाइनमेंट के लिए। द डिवाइडेड अटेंशन टास्क बिकम इवन मोर ओवरवेलमिंग व्हेन योर यंगर ब्रदर स्टार्ट क्राइंग एट द सेम टाइम। अब एक वक्त में आप क्या कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, उसके साथ ही आप क्या कर रहे हो, मैथ के सवाल हल कर रहे हो, लेकिन उसके साथ ही क्या हो कि अब दो जगहों पे आपकी टेंशन डिवाइड हो गई। लेकिन इसी टाइम अगर आपका जो छोटा भाई है वो रोना शुरू कर दे तो अब आपकी अटेंशन 3 चीज़ों में डिवाइड हो गई, तो आपके लिए ये टास्क परफॉर्म करना मुश्किल हो जाएगा। डिवाइड अटेंशन मेक लर्निंग डिफिकल्ट, जितनी ज़्यादा अटेंशन डिवाइड होती रहेगी उतनी ही ज़्यादा पढ़ाई करना मुश्किल होता रहेगा। मिसाल के तौर पे इफ़ यू आर राइटिंग एन ऐसे, अगर आप कोई मजमून लिख रहे हैं, एंड आर रिसाइटिंग अ पोइम या कोई पोइम पढ़ रहे हैं एट द सेम टाइम, एक ही वक्त में, योर स्पीड एंड क्वालिटी ऑफ कंपोजिशन विल बी एडवर्सली अफेक्ट, आपकी जो रफ्तार है और जो आप लिख रहे हो उसकी क्वालिटी जो है वो असरअंदाज एक दूसरे पे ये होंगे। However, it has been demonstrated experimentally, ताहम जो तजर्बे से ये बात साबित हुई है, प्रैक्टिस कैन इनहेंस द लिमिट्स ऑफ अटेंशन, तो वजह को बेहतर करने के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है और प्रैक्टिस इसको बेहतर कर सकती है।
capacity as there is no built in fixed limit, इसकी कोई भी फिक्स्ड लिमिट नहीं है टू द नंबर ऑफ टास्क, एक वक्त में हम कितने टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप बहुत से टास्क एक ही वक्त में परफॉर्म कर सकते। वी कैन परफॉर्म सिमोल्टेनियसली, हम वक्फे वक्फे के बाद इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन या शिफ्टिंग ऑफ अटेंशन या डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, इसको हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में कवर करके इस वाले चैप्टर को हम ख़त्म कर देंगे। अभी तक जितना पढ़ा है इसको पढ़ें, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये किसमें सर स्पैन ऑफ अटेंशन जो है वो इंक्रीज कर सकता है प्रैक्टिस के साथ, इसकी कोई एग्जांपल बताएंगे आप? स्पैन ऑफ अटेंशन को देखें आप मेरी बात में, अगर आप एक ही वक्त के अंदर, इन्होंने कहा है कि आप उसको कि अगर आप एक वक्त में 2 टास्क एक दिन कर रहे हैं, साथ ही थर्ड टास्क भी आप परफॉर्म करना शुरू में तो आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन मोस्टली आपने बहुत से लोगों को देखा है वो एक वक्त में 4-4 5-5 काम कर रहे होते हैं। शुरू में ही वो करना नहीं शुरू हो गए थे, उन्होंने प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस के बाद ये वाली चीज़ हुई है कि आहिस्ता आहिस्ता उनका उस चीज़ पे ग्रिप आना शुरू हो गई है, तो उसके बाद वो इस चीज़ की तरफ स्पैन उनका इंक्रीज हो गया है कि वो कुछ भी यानी कि एक वक्त में मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के काबिल हो चुके हैं। आप एक वक्त में अगर बुक रीडिंग कर रही हैं, साथ साथ आप जो है बच्चों को पढ़ा भी रही हैं, साथ साथ आप टीवी भी देख रही हैं, जी ये डिफरेंट एग्जांपल है कि शुरू में आपके लिए मुश्किल होगा कि जी एक वक्त में या बच्चों को पढ़ाऊँ या खुद पढ़ूँ। मोस्टली स्टूडेंट ये कहते हैं कि जी घर वाले कहते हैं खुद कमाओ भी और पढ़ो भी, अब मैं कमाऊँ कि पढ़ूँ, मेरे एक वक्त में मैं 2 काम नहीं कर सकता। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक वक्त में 3-3 4-4 काम सर अंजाम दे रहे होते हैं। जैसे जी कि सर। हमारा एक कोलीग है, वो एक ही वक्त में यानी कि आपके साथ भी कह सकते हो कि जी वो आपको लेक्चर भी दे सकता है, एक ही वक्त में वो किसी और के साथ भी उनको भी डील कर रहा है, एक ही वक्त में वो अपनी फैमिली को अगर कोई पर्सन आ जाता है उन्हें भी डील कर रहा है। जिस तरह अभी मेरी बात सुने, ये जो आप लोग रिक्वेस्ट भेजते हो ड्यूरिंग लेक्चर, मेरी तो वजह की इस चीज़ पे होती है यस कि कौन लोग सुन रहे हैं और मैं क्या इधर नोट पे शो करवा रहा हूँ, क्या इन सबको आवाज़ आ रही है, और ऊपर से ये लोग आ जाते हैं तो मैं इन्हें भी एडमिट कर रहा होता हूँ, साथ साथ ये सब कुछ भी कर रहा होता हूँ। अब शुरू में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी कि एक वक्त में इतने टास्क किस तरह परफॉर्म करें, कभी नोट्स लेके आए, कभी अपनी स्क्रीन शो करवाएं, कभी आप लोगों की स्क्रीन देखें कि किसका म्यूट पे है कैम या नहीं है, ये सारी चीज़ें यानी कि ये मल्टीपल टास्क एक ही वक्त में कर रहे हैं। अगर आप मेरी स्क्रीन को यस देखें इस वक्त तो इस पे भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, एक वक्त में रिकॉर्डिंग भी या करवा रहा हूँ, दूसरे वक्त में मैं खुद अपना आप भी शो करवा रहा हूँ,
तीसरे वक्त में मैं इसको पेजेस को शो करवा रहा हूँ, फिर साथ साथ मैं जो लोग वेटिंग रूम में हैं उन्हें भी ओके कर रहा हूँ कि ये लोग भी आ जाए। जी थैंक यू सर। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ सकता है। नो सर। सारी समझ आ गई? यस सर। फिर तो बहुत अच्छी बात है। क्या ख्याल यस है? सर। आप अटेंडेंस लें अरसलान। यस सर अभी लेता हूँ। अटेंडेंस लगाएं और आप लोगों में से जिसकी यानी कि बारी अटेंडेंस की आने वाली हो वो बेशक अपना माइक ओपन कर ले ताकि वो बोल सके। माइक सर वन ऐसे म्यूट यहीं कर लेनी ले। है, जी यहीं पे अटेंडेंस लेनी या ग्रुप में लेनी? भाई अभी ले लो। रोल नंबर 2। रोल नंबर 2 3 प्रेजेंट। 4। प्रेजेंट। ये कौन बोल रहा है? रोल नंबर 2 3 4 प्रेजेंट। 5